नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक नीति को दी मंजूरी, कहा प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सरकार प्रयासरत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जेईई मुख्य परीक्षा 2021 के तीसरे सत्र 20 से 25 जुलाई के बीच आयोजित करने की घोषणा की। 36 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर भारत विश्व में पहले स्थान पर, राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 555 पहुंची। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में आज सुबह हुआ निधन। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-23978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, एग्रो फूड एंड मीट प्रोसेसिंग, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में नए उद्योगों को राज्य में निवेश करने पर 25% सब्सिडी अथवा अधिकतम 6 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य की नई उद्योग नीति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति के लागू होने से निवेशकों को राज्य में निवेश करने में सहूलियत होगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए भी राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में चर्चा की। हम लोगों ने नई उद्योग नीति को पास किया है ताकि राज्य में निवेश का द्वार खुले और बेहतर ढंग से खुले, लोग राज्य में निवेश करने के लिए आए। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि बहुत बड़े पैमाने पर जीवन यापन के लिए यहां से लोग जाते रहे हैं और बाहर बहुत उनको प्रताड़ना झेलना पड़ा है। ये सर्वविदित है। जो मजदूर कानून है उसका भी सही तरीके से पालन नहीं होता है। इसको लेकर हमने केंद्र सरकार से भी कई बार चर्चा की है और इस विषय पर थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना होगा। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा कायम करेगा। इससे सहकारिता आंदोलन को वास्तविक जन आधारित बनाने में मदद मिलेगी। इससे सहकारी संस्थाओं को समाज के निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए जन आधारित आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जेईई मुख्य परीक्षा 2021 के तीसरे सत्र का आयोजन 20 से 25 जुलाई के बीच करेगी। चौथा सत्र 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगा। वर्चुअल संबोधन में श्री पोखरियाल ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय योग्यता और प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट नीट 2021 की तारीख से संबंधित एक फर्जी आदेश प्रसारित हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा के संबंध में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने फादर स्टेन स्वामी को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार करने के बाद हिरासत में लिया था। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के निधन पर मीडिया के सवालों पर कहा कि अदालत ने उनके खिलाफ आरोपों की विशेष प्रकृति के कारण उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किया था। श्री बागची ने कहा कि इस तरह की सभी कार्रवाई पूरी तरह कानून के अनुसार होती है।
बंबई उच्च न्यायालय ने स्टेन स्वामी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए एक निजी अस्पताल में उनके उपचार की अनुमति दी थी, जहां उन्हें 28 मई से हर संभव चिकित्सा सहायता मिल रही थी। उनके स्वास्थ्य और उपचार पर अदालतों द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही थी। 5 जुलाई को उपचार के दौरान कुछ समस्याओं के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपने सभी नागरिकों के मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश में अब तक 36 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37 करोड़ 7 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने आने वाले दिनों में 23,80,000 से अधिक और टीके देने का आश्वासन दिया है। सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 32,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में 72,09,803 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 74,818 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55 नए संक्रमित मामले मिले हैं, वहीं 108 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 555 पर पहुंच गई है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से बढ़कर 98.36% हो गई है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय औसत दर 97.2% है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 65,991 सैंपल्स की जांच की गई। वहीं कल एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। अब तक राज्य में 5,118 संक्रमितों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। वहीं राज्य के 12 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए। रामगढ़ जिले में 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए मुफ्त टीकाकरण के लिए मॉडर्न वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता।
रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा जिले के जिमखाना क्लब में दूसरे मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। इस सेंटर में 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण बिल्कुल मुफ्त होगा। भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अब यह वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को भी दिया जा सकता है। इस मुद्दे पर जिले के उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिले में 2 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को वैक्सीन दिया जा चुका है। लाचार व्यक्तियों के लिए मोबाइल वैन उनके घरों तक पहुंचकर वैक्सीन देने का काम कर रहा है। इस मॉडल सेंटर में वैक्सीन लेने पहुंची एक छात्रा ने बताया कि हमने वैक्सीन लिया है, जिसको लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई और यह वैक्सीन हमें कोरोना महामारी से बचाएगा, जिसे सभी को लेना चाहिए। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में आज सुबह 7:30 बजे निधन हो गया। मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज करने वाले पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जलील पारकर ने इस बात की पुष्टि की है। दिलीप कुमार ने फिल्म जगत में 5 दशकों में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनमें मुगले आजम, देवदास, गंगा जमुना, नया दौर, राम और श्याम, क्रांति, मशाल, सौदागर, कर्मा समेत कई फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर दुख जताया है। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि दिलीप कुमार को अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका निधन हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उन्होंने परिवार, दोस्तों और दिलीप कुमार के असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय सिनेमा के इस दिग्गज अभिनेता को आकाशवाणी समाचार की ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए सुविधा केंद्र खोला है और सभी मंजूरियां एक साथ दी जा सकेंगी। 74वें कांस फिल्म समारोह के दौरान भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि दुनिया को महामारी से शीघ्र निजात मिलेगी और लोग फिर से थिएटर जा सकेंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि हॉलीवुड की अनेक फिल्मों ने भारत में वीएफएक्स एनिमेशन की व्यवस्था की है और विश्व सिनेमा में भारत का योगदान बढ़ रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा कि इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और फिल्मी हस्ती सत्यजीत रे का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। खूंटी के बुंडू अनुमंडल के डीएसपी अजय कुमार ने सभी थाना प्रभारियों और सब इंस्पेक्टर के साथ क्राइम मीटिंग बुलाई। बैठक में इलाके के सभी थाना क्षेत्र संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाके हैं, ऐसे में नक्सलियों के भ्रमणशील स्थलों की सटीक सूचना तथा अवैध अफीम के कारोबारियों पर नजर रखने का भी निर्देश दिया गया। बानो थाना क्षेत्र में कानारोवा रेलवे स्टेशन के निकट एक अज्ञात व्यक्ति की मालगाड़ी से कट जाने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति अपनी साइकिल लेकर रेल पुल को पार कर रहा था और इसी बीच मालगाड़ी आ गई। रामगढ़ जिले में कृषि कार्यों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए महिला समूहों के साथ राजकीय प्रक्षेत्र में प्रमाणित बीज उत्पादन को लेकर बैठक की गई। धान दलहन की खेती महिला समूह कर सकती हैं, इसे लेकर उन्हें मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने झारखंड में नई औद्योगिक नीति की मंजूरी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति द्वारा झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस के साक्षात्कार को बैनर हेडलाइन के रूप में प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने फादर स्टैन स्वामी के निधन की जांच और मुख्यमंत्री समेत 10 नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखने की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर ने कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद मिलने की संभावना की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने वन संपदा पर वनवासियों का हक नामक शीर्षक से वन संरक्षण कानून में हुए बदलाव की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। हिंदी दैनिक रांची एक्सप्रेस ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के मुख्य आरोपी आर.के. आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से मिले बड़े झटके की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और 8 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक नीति को दी मंजूरी, कहा प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सरकार प्रयासरत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जेईई मुख्य परीक्षा 2021 के तीसरे सत्र 20 से 25 जुलाई के बीच आयोजित करने की घोषणा की। 36 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर भारत विश्व में पहले स्थान पर, राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 555 पहुंची। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में आज सुबह हुआ निधन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।